गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए जी, आज हम फिर से HPAS सी सेट की जो सीरीज हमारी शुरू हुई है उसको कंटिन्यू करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। और आज जो हमने लास्ट सेशन में जिस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, जिन चैप्टर से हमने क्वेश्चन उठाए थे या फिर जो भी हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, उसी सीरीज को आगे लेकर चलते हैं और उसी पैटर्न पर कुछ नए क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से, उन्हीं टॉपिक से आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, Delhi, like most Indian cities, dash polluted and overpopulated। यहां पर आपके पास चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आर, इज, एम, हैव। ये चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये उठाया गया है क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो हमारा टॉपिक है वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। तो चलिए समझते हैं कि इसमें क्या हमारा आंसर होना चाहिए। चार ऑप्शन है, आर है, इज है, एम एंड हैव। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें से बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो चैप्टर है उसमें सबसे पहली बात आपने ये समझनी है कि जो भी आपकी वर्ब रहती है, जो भी आपकी वर्ब रहती है, दैट शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट हो वैसे ही वर्ब आपको लिखनी पड़ती है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि वर्ब से पहले जो लिखा रहेगा वही उसका सब्जेक्ट होगा, है ना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे समझते हैं। तो देखिए, मैं सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट किसको कहा जाता है। कि कोई भी ऐसा नाउन या प्रनाउन, कोई भी ऐसा नाउन या फिर प्रनाउन, ठीक है, जो किससे पहले लिखा हो, वर्ब से पहले लिखा हो, वो उसका सब्जेक्ट हो सकता है। यानी कि सब्जेक्ट बनने का जो राइट है वो सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास है, या तो नाउन होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, प्रनाउन होना चाहिए। ये दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपके सब्जेक्ट बन सकते हैं, बाकी कोई भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। क्लियर। अब वर्ब से पहले जब भी नाउन या प्रनाउन लिखा हो तो उसका सब्जेक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसका सब्जेक्ट हो, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहां पर ये जो जगह हमने यानी कि ब्लैंक जो हमें देखने को मिल रहा है, ये यहां पर प्लेस की जाएगी एक वर्ब। जैसे कि हमारे पास क्या है, ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल है उनमें हमारे वर्ब के ऑप्शन, इनकी वर्ब। अब वर्ब से पहले ये जो इंडियन सिटीज लिखा हुआ है, मोस्ट इंडियन सिटीज, ठीक है, तो ये सिटीज जो है ये क्या है, नाउन है। तो क्या ये सब्जेक्ट हो सकता है? हो सकता था सब्जेक्ट, लेकिन यहां पे हमें समझना होगा कि जो मोस्ट इंडियन सिटीज जो लिखा है ये लाइक के बाद लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो लाइक वर्ड है इसको हम दो तरह से यूज करते हैं, इस चीज को समझ लेना। ठीक है, जो लाइक वर्ड है इसको हम दो तरह से यूज करते हैं। ठीक है, एक हमारा ये यूज होता है किसकी तरह, वर्ब की तरह। ठीक है, और एक ही यूज होता है आपका प्रेपोजिशन की तरह। एक वर्ब की तरह यूज होता है और एक प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है। प्रेपोजिशन कब बनता है ये वर्ड, मतलब लाइक को हम प्रेपोजिशन कब बोलते हैं, जब इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर। जब इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर। ठीक है, और वर्ब कब बनता है ये, जब इसका मतलब होता है कि किसी को लाइक करना। ठीक है, टू लाइक समवन, टू लाइक समवन या फिर समथिंग, समवन या समथिंग। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि आई लाइक सोफिया, आई लाइक सोफिया बिकॉज शी लुक्स लाइक अ फेरी। ठीक है, अब इस सेंटेंस में मैंने जो लाइक वर्ड है उसका दो बार यूज किया हुआ है। ठीक है, जो लाइक वर्ड है इसका दो बार यूज करा है, एक ये यूज कर रहा है और एक ये यूज कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये जो लाइक वर्ड है ना, ये एक वर्ब का काम कर रहा है, और यहां पे इसका मतलब क्या है, पसंद करना। कि मैं सोफिया को पसंद करता हूं। क्यों पसंद करता हूं? क्योंकि वो एक परी की तरह दिखाई देती है। ठीक है, सोफिया जो है वो एक परी की तरह दिखाई देती है। तो यहां पर जो सोफिया है, यहां पर जो लाइक वर्ड है वो क्या कहना चाह रहा है कि सोफिया इज सिमिलर टू अ फेरी। ठीक है, तो जब भी इसका मतलब सिमिलर हो तो ये क्या बन जाता है, आपका प्रेपोजिशन बन जाता है। और जब भी इसका मतलब क्या हो, लाइक करना है, इनकी पसंद करना हो, तो ये क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है। आई बात समझ में। अब यहां पे वो कह रहा है दिल्ली लाइक मोस्ट इंडियन सिटीज, मतलब दिल्ली और बहुत सारे इंडियन सिटीज की तरह, यानी कि यहां पर जो लाइक का मतलब है वो सिमिलर है।
क्या है यहाँ पर लाइक का मतलब सिमिलर है, ठीक है। अगर इसका मतलब सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी एक प्रेपोजिशन। क्या बन जाएगी, प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रनाउन लिखे जाते हैं वो बनते हैं उस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। क्या कहा मैंने, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई नाउन या प्रनाउन लिखा जाएगा तो वो नाउन या प्रनाउन उस प्रेपोजिशन का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है जितनी बात। तो यहां से समझिए कि अब ये जो है मोस्ट इंडियन सिटीज, ठीक है, ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन जो होता है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता। इस बात को याद रखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होता है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता। अगर वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता फिर सब्जेक्ट कौन है, यहां पर सब्जेक्ट जो है ये दिल्ली है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। जो दिल्ली है ये बन जाएगा क्या, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट दिल्ली है तो दिल्ली जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म है तो फिर उसके लिए आर तो आएगा नहीं, हैव भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों प्लूरल फॉर्म है। एम जो है ये सिर्फ और सिर्फ आई के लिए लगता है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इज। तो यहां पर क्या लिख देंगे, दिल्ली लाइक मोस्ट इंडियन सिटीज इज पॉल्यूटेड एंड ओवर पॉपुलेटेड, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन मैं आपको और ऐसा दे देता हूं, ठीक है। मैंने कहा अ टूरिस्ट विद सम heavy suitcases dash seen at the station, ठीक है। अब यहां पर जो विद है ये क्या है, विद भी यहां पर क्या है, एक प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रनाउन विद सम हैवी सूटकेसेस। सम हैवी सूटकेसेस जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अगर ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो गया तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट क्या है, टूरिस्ट है, ठीक है। तो टूरिस्ट जो है ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर आपकी वर्ब क्या आनी चाहिए थी, यहां पर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए क्योंकि टूरिस्ट सिंगुलर है। तो क्या हो जाएगा, टूरिस्ट विद सम हैवी सूटकेसेस इज सीन एट द स्टेशन। यहां पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत बार यहां से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट शुड गो टू डैश कॉलेज रेगुलरली। आर्टिकल का क्वेश्चन उठाया हुआ है, स्टूडेंट्स शुड गो टू डैश कॉलेज रेगुलरली। अब आपके पास ऑप्शन दिए हैं अ कॉलेज, एन कॉलेज, द कॉलेज या नन ऑफ द अबव, या कोई भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज यहां पर समझिए कि जैसे हमारे कुछ ना ये होते हैं, कुछ हमारे नाउन होते हैं, जैसे कॉलेज हो गया, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी, मॉस्क हो गया, टेंपल हो गया, चर्च हो गया, जेल हो गया, ठीक है। ये कुछ आपके ना इंस्टीट्यूशंस है। इन इंस्टीट्यूशन का यूज किस लिए किया जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इसका किस लिए यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है स्टडी के लिए, है ना। इसका पर्पस क्या है, स्टडी। क्लियर। अब उसके बाद मॉस्क, टेंपल और चर्च का यूज किस लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है किसके लिए, वर्शिप के लिए, ठीक है। मतलब दे आर मेंट फॉर वर्शिप, दे आर मेंट फॉर स्टडी पर्पस, है ना। और जेल किस लिए की जाती है, जेल की जाती है किस लिए, जिसको बोल सकते हैं कि इम्प्रिजनमेंट के लिए ना, इम्प्रिजनमेंट। जेल मतलब सजा काटने के लिए जेल भुगती जाती है, ठीक है। तो अब इनके अपने अपने एक स्पेसिफिक पर्पस है, स्कूल का भी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेंपल, जेल एटसेट्रा, जो भी है इनके क्या है, इनके अपने कुछ पर्पस है। क्लियर। अब आप एक चीज याद रखेंगे, जब भी ये नाउन अपने किसी सेंटेंस में अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जा रहे होंगे तो इनसे पहले कभी भी कोई आर्टिकल आप नहीं लिखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कि द जज
sent him, the judge sent him to dash jail as he was found guilty. ठीक है, he was found guilty. The judge sent him to dash jail as he was found guilty. और दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा कि I went to dash jail to meet my client there. ठीक है, ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे कि I went to jail to meet my client there, और एक मैंने क्या लिखा, एक मैंने लिखा कि the judge sent him to dash jail as he was found guilty. ठीक है, अब जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जेल का यूज किस लिए किया जा रहा है, आप उसको जेल किस लिए भेजा जा रहा है, जज ने उसे जेल क्यों भेजा इसको, क्योंकि ये दोषी पाया गया तो सजा भुगतने के लिए भेजा। तो अब यहाँ पर ये जो जेल वर्ड है ये अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। जब ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तब इससे पहले कोई आर्टिकल आप नहीं लगाओगे। ठीक है, उसके बाद है आई वेंट टू डैश जेल टू मीट माई क्लाइंट देयर। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये जेल किस लिए जा रहा है, सजा भुगतने के लिए नहीं, वो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा है। अगर वो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा है तो ये फिर उस पर्पस के लिए नहीं यूज हुआ जिस पर्पस के लिए इन इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, जब ऐसा हो तो फिर आप क्या लगा दिया करो, द लगा दिया करो। आई बात समझ में? अब आइए इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट शुड गो टू डैश कॉलेज रेगुलरली। स्टूडेंट शुड गो टू डैश कॉलेज रेगुलरली। ठीक है, अब कॉलेज का पर्पस क्या होता है, स्टडी। अब स्टूडेंट क्या करने जाएगा, स्टडी करने ही जाएगा। अगर स्टडी करने जाएगा मतलब ये उसी पर्पस को एक्सप्रेस कर रहा है जिस पर्पस के लिए इस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया। तो इसका मतलब इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट आपके लिए, इसको समझ लेंगे आप एक बार कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे नाउन है जिनका ये क्वेश्चन बन सकता है, ये कॉन्सेप्ट आपको सीख लेना है। क्लियर है जी बात? इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेनिलोपिस वेब। पेनिलोपिस वेब एक एडियम है। ठीक है, ये एडियम जो है ये एक क्वीन थी, ठीक है, उस पे बेस्ड है। ठीक है, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था पेनिलोपिस। जिसका नाम क्या था, पेनिलोपिस, सॉरी पेनिलोपिस, पेनिलोपिस। ठीक है, इसका ये नाम था। तो जो पेनिलोपिस थी इसके पीछे एक स्टोरी है। पेनिलोपिस वेब जो है इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि जो पेनिलोपी थी उसका जो किंग था, ठीक है, इस रानी का जो किंग था वो एक ट्रोजन वॉर में गया था और ट्रोजन वॉर में से वो वापस ही नहीं आया था। ट्रोजन वॉर में जाने के बाद वो वापस ही नहीं आया था। तो सबको ऐसा लगने लग गया था कि वो मर गया, जैसे हमारी हिंदी मूवीज में भी होता है ना कि पहले लगता है कि हीरो मर गया लेकिन बाद में हीरो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। तो कहीं ना कहीं से हीरो जो है वो आपका वापस आ ही जाता है, जैसे अभी मैं वापस आ गया। ठीक है, तो जो पेनिलोपी थी इसका जो किंग था, ठीक है, वो भी ऐसे ही ट्रोजन वॉर में गया। उसके ट्रोजन वॉर में जितने भी लोग गए थे सब वापस आ गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आया तो सबको लगने लगा कि वो मर गया। ठीक है, लेकिन पेनिलोपिस जो थी उसको कहीं ना कहीं यकीन था कि वो मर नहीं सकता और ये उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करती थी। तो इसने सोचा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता। अब थोड़े दिनों बाद क्या था कि इस पे प्रेशर आने लग गया, लोगों की तरफ से दबाव बनना शुरू हो गया कि आपको दूसरी मैरिज करनी ही होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि हमारे किंगडम के लिए हमें कोई ना कोई किंग तो चाहिए। तो आपको किसी दूसरे किंग से मैरिज करनी होगी ताकि वो हमारा किंगडम संभाल सके। अब मैरिज करना बहुत जरूरी बन गया था, इसके लिए नहीं, लोगों के लिए। लेकिन ये कभी भी दूसरी मैरिज नहीं करना चाहती थी। तो इस पे इतना ज्यादा दबाव लोगों ने डाला कि इसने कहा कि चलो ठीक है मैं मैरिज कर लूंगी, लेकिन मैरिज में एक शर्त पे करूंगी। तो लोगों ने कहा कि क्या शर्त है? उसने कहा कि मैं एक मैट जो है, ठीक है, इसको मैं बुनूंगी। एक मैट जो है इसको मैं बुनूंगी और जिस दिन ये मैट बुनने के बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन ये मैट बुनने के बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन मैं मैरिज कर लूंगी। उन्होंने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, बुन ले भाई, कितने दिन लग जाएंगे, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, तो बुन आराम से। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने इस मैट को बुनना शुरू किया। अब वो क्या करती थी, जैसे मान लीजिए उसने यहां से शुरू कर दिया अपना मैट बुनना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए उसने एक दिन में इतना मैट बुन दिया, इतना मैट बुन दिया उसने। ठीक है, तो इतना मैट उसने बुन दिया, तो वो क्या करती थी कि पूरा दिन मैट को बुनने के बाद, ठीक है, रात को जाकर उसको उधेड़ देती थी। उधेड़ने के बाद वो क्या हो रहा था, फिर से उतना ही हो जाता था।
तो वो रोज यही करती थी कि रोज दिन में मैट बुनती थी और रात को चुपके से जाके उसको उधेड़ देती थी। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी, वो वेट करना चाहती थी अपने किंग का। तो अब उसने ये एक ऐसा काम शुरू कर दिया था जिसका कोई एंड ही नहीं था, जो बहुत लंबे समय के लिए चलता है या फिर कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो पेनिलोपिस वेब जो एडीएम है ये वहीं से डिराइव हुई है कि पेनिलोपिस वेब जो है एक ऐसा काम को कहा जाता है विच हैज नो एंड या फिर विच लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। क्लियर? तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा? अ वर्क विच हैज नो एंड, ये इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? पेनिलोपिस वेब। क्लियर है जितनी बात? कोई डाउट इस बात में किसी स्टूडेंट को? नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी किसको कहा जाता है? तो एक वर्ड है हमारा एंथ्रोपोस। ठीक है, एंथ्रोपोस, ये जो वर्ड है ये आपका एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से उठाया गया ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। जिसका क्या मतलब होता है? मैनकाइंड। ठीक है, जो एंथ्रोपोस वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? मैनकाइंड। क्लियर? तो इसमें एक लॉजी वर्ड भी होता है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी जो होता है उसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, अब यहां पर ये सारे वर्ड स्टडी से रिलेटेड, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, अब मैनकाइंड इज रिलेटेड टू ह्यूमन रेस, है ना? तो लॉजी का मतलब स्टडी। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है इसमें एंथ्रो इज मैनकाइंड, लॉजी स्टडी, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, कि मानव प्रजाति जो है उसका विकास कैसे कैसे हुआ, उसकी स्टडी को कहा जाता है क्या? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। अब कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो इंसानों से ही हेट करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मिस एंथ्रोप। क्या कहता है? मिस एंथ्रोप। किसको कहा जाता है? ये जो माइस वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है हेट। ठीक है, और एंथ्रोप तो हमें पता है क्या? मैनकाइंड। तो मिस एंथ्रोप किसको कहा जाता है? मिस एंथ्रोप कहा जाता है किसी ऐसे इंसान को जो इंसानों से हेट करता है, मानव प्रजाति से ही क्या? घृणा करता है। लेकिन सारे ऐसे थोड़ी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्यार करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिलएंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलएंथ्रोपिस्ट। फिलएंथ्रोपिस्ट किसको कहा जाता है? फिल का मतलब होता है लव, ये जो फिल वर्ड है इसका मतलब होता है लव। एंथर का मतलब क्या हो जाएगा? एंथ्रोप का मतलब क्या था? मैनकाइंड। ठीक है, तो ऐसे इंसान जो मानव प्रजाति से प्यार करते हैं उसको बोलते हैं हम फिलएंथ्रोपिस्ट, है ना? आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, वो यही है फिलएंथ्रोपिस्ट। ठीक है, और मिसएंथ्रोप कौन होता है? कि जो मानव प्रजाति से घृणा करता है। और एंथ्रोपोलॉजी जो स्टडी किसके लिए की जाए? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस के लिए जो स्टडी की जाए, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आई डैश ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट इट। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, सेमी क्लोज्ड कंडीशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेंगे। चलिए देखिए भी मत, मैं आपको समझा देता हूं। एक छोटा सा पॉइंट ही है कि जब भी हम किसी एक कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर में एज्यूम करें, ठीक है, तो तब वो कंडीशन बनती है आपकी क्या? तब वो कंडीशन बन जाएगी सेमी क्लोज्ड कंडीशन। क्या बन जाएगी? सेमी क्लोज्ड कंडीशन। अब जो सेमी क्लोज्ड कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो एक्सप्रेस करती है अनरियलिटी को, हाइपोथेटिकल, ठीक है, या फिर जिसको बोल सकते हैं इमेजिनेशन को, काल्पनिक जो बातें हम करते हैं उसको बोलते हैं। अब वो यहां पर क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि अगर मैं वो होता, अगर मैं उसकी जगह होता, वो ये कहना चाह रहा है। तो यानी कि उसने खुद को उसकी जगह पे एज्यूम कर लिया, यानी कि उसकी आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी मान लिया। तो जब भी ऐसा होना कि जब हम ये करते हैं तो उस समय जो वर्ब होती है ना, वर लगाया करो। ठीक है, तो इस करके इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफ आई वर ही, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफ आई वर ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो जब भी क्या हो, एक कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर में अज्यूम करो तो वर्ब जो है वर ही लगाया करो, ना वॉज, ना इज, ना एम, ना आर। क्लियर? तो ये था हमारा क्या? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। माई बॉस टेक्स रेस्ट बिटवीन 3 PM डैश 5 PM। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास टू, फ्रॉम, विद, एंड। ये 4 ऑप्शन है आपके पास।
तो आप एक चीज याद रखेंगे कि ये जो है ये आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको क्या समझनी है कि बोथ हो या फिर बिटवीन हो, बोथ हो या फिर बिटवीन हो, इनके साथ हमें क्या लगाना होता है, एंड लगाना होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। आप सारे पेयर भी याद कर लीजिए कि कौन कौन से किस किस तरह से पेयर यूज किए जाते हैं। तो बोथ हो या बिटवीन हो, इनके साथ एंड लगाया करो, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो एंड हो जाएगा। टू नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। टू यहां पर तब आ सकता था जब यहां पर फ्रॉम होता। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि माई बॉस टेक्स रेस्ट बिटवीन 3 PM to 5 PM, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बिटवीन अगर लगा तो एंड लगाओगे, फ्रॉम अगर लगा तो टू लग सकता था। आई बात समझ में? तो ये पेयर्स आपको याद करने होते हैं, इन पेयर्स को आप जरूर याद कीजिए। नेक्स्ट देखिए, द वुड कटर डैश मैनी ट्रीज सिंस मॉर्निंग। यहां पे 4 ऑप्शन है, हैज बीन फॉलिंग, हैज फेल्ड, हैज फॉलन, हैव फेल्ड। 4 आपके पास ऑप्शंस है। अब इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी कि एक वर्ब होती है हमारी फॉल, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल, और थर्ड होती है क्या, फॉलन। और एक हमारी वर्ब होती है क्या, फेल, और एक क्या होती है, उसकी सेकंड फॉर्म इज फेल्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी उसकी क्या होती है, फेल्ड ही होती है। आई बात समझ में? फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड, फेल्ड, ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली होती है ना, इसका मतलब होता है गिरना, गिरना, ठीक है। और तीसरी नीचे वाली जो होती है, इसका मतलब होता है गिराना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गिराना। एक का मतलब है गिरना और एक का मतलब है गिराना। क्लियर? अब गिरना गिराना वाला जो खेल है, इससे ये समझिए कि जो वुड कटर है वो पेड़ जो है वो खुद ही गिर जाएंगे या गिराए जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि ये जो वर्ब्स होती हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, इनके बाद कभी भी नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखे जाते, ठीक है। और ये जो होती है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन लिखे जाते हैं, इसके बाद व्हाट का या हुम का रिप्लाई हमें देखने को मिलता है। अब वो कह रहे हैं वुड कटर डैश फेल्ड फॉलन, जो भी है व्हाट मैनी ट्रीज, ठीक है। ये व्हाट का रिप्लाई है, अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो वर्ब क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, फेल्ड। अब फेल्ड हमें दो तरह से देखने को मिल रही है, एक ये और एक ये, लेकिन वुड कटर जो ये सिंगुलर केस है तो हैज आना चाहिए, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा था वुड कटर हैज फेल्ड मैनी ट्रीज, क्योंकि वुड कटर कुछ गिराएगा, गिरेगा थोड़ी। क्या गिराया उसने, बहुत से पेड़ काटकर गिरा दिए उसने, ठीक है। तो इस बात को समझे, इसका डिफरेंस समझ लेंगे। ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जब भी वर्ब के बाद लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन रिप्लाई हो व्हाट के या हुम के, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। वुड कटर हैज फेल्ड व्हाट मैनी ट्रीज, तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए थी, इंट्रांजिटिव तो आ ही नहीं सकती, तो इसके ये थर्ड फॉर्म हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट जहां पे हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। ये मैं अपने सेशंस में शायद ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, नहीं समझा चुका हूं तो कोई बात नहीं, अभी समझ लो। नेक्स्ट देखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन उठाया गया, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश इज स्पोकन। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। तो यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा, देखिए क्या है कि स्पीक जो है, ठीक है, ये क्या है, ये वर्ब है आपकी, पीपल जो है ये सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर का रिप्लाई है, और ये एडवर्बल फ्रेज है। क्या है ये, एडवर्बल फ्रेज है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जो एडवर्बल फ्रेज होते हैं ना वेयर के रिप्लाई, अगर वो एंड में लिखे तो उनको एंड में रहने दो, क्लियर, उनको एंड में रहने दो। अगर एंड में रहने दो तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, 2 ऑप्शन मेरे पास बचे। एक ऑप्शन है क्या, इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप एक चीज को याद रखेंगे कि जो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है ये वो बन गया सब्जेक्ट। अब ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब उठा लिया करो, ठीक है। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आएगी, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ बाय पीपल, इसमें नहीं लिखा हुआ। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका सी सही, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल, जो पीपल है वही तो इंग्लिश बोलेंगे, तो पॉइंट ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जो इंग्लिश है वो वही तो बोलेंगे, लोग ही तो बोलेंगे, और जानवर थोड़ी इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो जो भी चीजें ऑलरेडी अंडरस्टूड होती हैं और वो पैसिव वॉइस में जाकर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रही हूं, तो उनको नहीं लिखना आपको, जो चीजें ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा उसने कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हमें पता है बोलेगा कौन, लोग ही तो बोलेंगे,
ठीक है, तो इस करके ये गलत हो गया और राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ये हो जाएगा, द थीफ वॉज अरेस्टेड। बस अब अरेस्ट कौन करता है? पुलिस फोर्स ही तो अरेस्ट करेगी, कोई भी पुलिस फोर्स वही अरेस्ट करेगी। ठीक है, तो इस करके हमें क्या है यहां पर बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, द थीफ वॉज अरेस्टेड, दैट्स इट। आई बात समझ में? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था ये भी पॉइंट, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी होता है, तो उसको समझ लो क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और फैक्ट भी इंटरेस्टिंग है, तो इस बात को समझ लो। नेक्स्ट देखिए, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, कि कोई इनएडिबल किसको कहा जाता है? इनएडिबल कहा जाता है कि जो चीज खाने लायक ना हो। ठीक है, और इलेजिबल किसको कहा जाता है? इलेजिबल मतलब जो पढ़ी ना जाए, जो जिसको पढ़ना मुश्किल हो। ठीक है, और जिस चीज को ठीक ना किया जाए उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। ठीक है, कॉरिज, ये जो कॉरिजेबल है ना, कॉरिजेबल वर्ड जो है कॉरिजेंडम, यानी कि जो करेक्शन जो होती है। ठीक है, तो करेक्शन से रिलेटेड होता है कॉरिजेबल। अब इनकॉरिजेबल का मतलब हो गया विच कैन नॉट बी करेक्टेड, है ना। तो इन वर्ड जो है ये नेगेटिव वर्ड काउंट किया जाता है एज अ सफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स। तो जो चीज जिसको करेक्ट ना किया जा सके उसको बोलते हैं इनकॉरिजेबल, है ना। हमारे कॉरिजेंडम आते हैं, कई बार अडेंडम आते हैं, कई बार कॉरिजेंडम आते हैं। अडेंडम क्या होते हैं? अडेंडम होता है कि कुछ चीज आपने ऐड कर दी। कॉरिजेंडम क्या होता है? कि कोई चीज आपने करेक्ट की है। ठीक है, तो उसको कॉरिजेंडम बोलते हैं। जो आपके जैसे आप फॉर्म वगैरह फिल करते हो उस वेबसाइट पे आप नॉर्मली ये चीजें देखते रहते होंगे। ठीक है, तो जिस चीज को करेक्ट ना किया जाए दैट इज इनकॉरिजेबल। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज आई विश ही डैश यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में क्या हमें दिखाया गया है? तो आप एक चीज याद रखेंगे कि जब भी हमें पास्ट की कोई ऐसी डिजायर जो फुलफिल नहीं हुई, इस चीज को याद रखेंगे, पास्ट की ऐसी डिजायर जो हमारी फुलफिल नहीं हुई, अगर हम उसको एक्सप्रेस करने वाले हैं तो उसके लिए आपको यूज करना होता है क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। किसके लिए? कोई भी ऐसी डिजायर ऑफ पास्ट, ठीक है, विच इज नॉट फुलफिल्ड, जो क्या है? जो फुलफिल नहीं हुई आपकी डिजायर। ठीक है, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, हैड के साथ V3 कहां लगा हुआ है? हैड के साथ यहां पर V2 लगा हुआ है, गलत हो गया। ठीक है, यहां तो वॉज आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? हैड सीन। तो क्या हो जाएगा? आई विश ही हैड सीन यू, he had seen you when you were living in England। ठीक है, तो जब भी कोई पास्ट की ऐसी डिजायर जो आपकी फुलफिल नहीं हुई उसको अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, और इस सेशन में हमने बहुत सी नई चीजें भी सीखी हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आप तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा रहा था, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इसको बोल सकते हैं नॉमिनल फीस इंक्लूडिंग जीएसटी है जी, जीएसटी भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि फटाफट से हमारा कोर्स आप लोग बाय कर लें, क्योंकि वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत डिटेल में इन चीजों को समझाया गया है। और जो आपका एचपीएस का सी सेट है ना, उसमें तो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी ये चीज। ठीक है, मतलब बिल्कुल सी सेट ओरिएंटेड कोर्स आपका बनाया गया है, जिसमें जैसा आपको एग्जाम देखने को मिलता है वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट उठाए गए हैं, मतलब टोटली ओरिएंटेड ही सी सेट पे है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप सच में अच्छे लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं तो आप श्योरली इसको मतलब करो यार। ठीक है, जिस मर्जी तरह करो इसको, फटाफट से खरीदो कोर्स को। और इसके लिए अगर आप हमारी डेमो वीडियोस देखने चाहते हैं तो उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं कर रहे, फ्री है। देखो, अपनी तसल्ली करवाकर फिर आप उसके बाद कोर्स बाय करो। ठीक है, कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं है। तो आप डेमो लेक्चर हमारा देख सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हो तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब ये जो हमारा ग्रामर का टॉपिक चल रहा है इससे हम शिफ्ट होकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक पर
बढ़ेंगे और देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें करना कैसे, सारी टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, सॉल्व करते रहेंगे, चीजें समझते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अच्छा, अभी तो नाइस डे क्या है, अब तो गुड नाइट है। बाय, गुड नाइट।